नमस्कार। आज हम एक चुनाव के जनादेश की परतें खोलेंगे और वो भी पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र की। ये सिर्फ कौन जीता कौन हारा इसकी कहानी नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करता है, कैसे डेटा, रणनीति और लोगों की उम्मीदें मिलकर एक नतीजा तय करती हैं। ये कहानी है राजस्थान के पिंडवाड़ा आबू की। नक्शे पर ये सिर्फ एक जगह हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तौर पर ये एक बेहद अहम सीट है। ये हमारे आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित है और इसलिए यहाँ की धड़कन, यहाँ के मुद्दे कुछ अलग ही मायने रखते हैं। तो इस विश्लेषण में हम यही करने वाले हैं। हम आंकड़ों के पीछे छिपे इंसान को देखेंगे और उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का भरोसा कैसे जीता जाता है, कैसे गंवाया जाता है और फिर उसे वापस पाने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि 2023 के चुनाव के नतीजे हमें पहली नज़र में क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नंबर से। पिंडवाड़ा आबू में कुल मतदाता हैं 2,28,282। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो ताकत है जो इस क्षेत्र की तकदीर लिखती है। और देखिए, इन लोगों में से 70% से ज्यादा ने वोट डाला। ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ का समाज राजनीतिक रूप से कितना जागरूक और सक्रिय है। यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हक को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब बात करते हैं जीत के अंतर की। 13,094 वोट, ये एक अच्छा खासा एक ठोस मार्जिन है। किसी भी चुनौती देने वाले के लिए इस फासले को कम करना एक बड़ी चुनौती होती है। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये बनता है 8.12%। चुनावी रणनीति की भाषा में कहें तो यही वो जमीन है जिसे वापस हासिल करने के लिए किसी भी चैलेंजर को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। ये चार्ट 2023 के नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। सत्ताधारी दल को मिले लगभग 44% वोट, मुख्य विपक्षी दल को लगभग 36%। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ भी है। देखिए, एक नई आदिवासी पार्टी ने लगभग 15% वोट हासिल किए। इस एक फैक्टर ने आदिवासी वोटों के पारंपरिक समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो ये तो हुई नतीजों की बात कि क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा, इतिहास में भी और इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने में भी। ये टाइमलाइन देखिए। पिछले 7 चुनावों में सत्ता कभी इधर तो कभी उधर जाती रही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पिंडवाड़ा आबू का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो हर बार सोच समझकर अपने विवेक से फैसला लेता है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। संविधान हर नागरिक को ये गरिमा और अधिकार देता है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी आवाज को बुलंद करे और अपनी पसंद की सरकार चुने। अब जरा इस इलाके के सामाजिक समीकरण को समझिए। लगभग 42% मतदाता अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये आंकड़ा इस क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ का आदिवासी समुदाय जिस तरफ जाता है, जीत का सेहरा अक्सर उसी के सर बंधता है। तो इन सभी चुनौतियों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अब एक प्रस्तावित रणनीतिक ढांचे पर नजर डालते हैं। एक ऐसा प्लान जो वापसी का रोड मैप बन सकता है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके 4 चेहरे या कह लीजिए 4 स्तंभ हैं। पहला, संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करना। दूसरा, वोटरों को सही तरीके से लामबंद करना। तीसरा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों के दिलों को छुए। और चौथा, अपने पास मौजूद हर संसाधन का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। पहले स्तंभ यानी संगठन के पुनर्निर्माण का असली मतलब है बूथ स्तर पर पार्टी को फौलादी बनाना। इसमें आदिवासी और पिछड़े समुदायों से नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जोड़ना, युवा नेताओं को आगे लाना और सबसे जरूरी लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाना शामिल है। अच्छा, रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए। इसके लिए हमें पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आज के नए जमाने के नए औजारों को अपनाना होगा। अब वो जमाना गया जब बड़ी बड़ी रैलियों या पर्चों से काम चल जाता था। आज का दौर है डिजिटल माइक्रो इंगेजमेंट का। इसका मतलब है हर छोटे छोटे समूह तक उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने मुद्दों पर सीधे और सटीक संदेश पहुंचाना। और इसके लिए एक पूरा डिजिटल टूल किट तैयार करना होगा।
स्थानीय नेताओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, युवाओं के लिए उनकी अपनी बोली में इंस्टाग्राम रील्स और अफवाहों का जहर फैलने से पहले ही उसे रोकने के लिए फैक्ट चेकर टीमें। लेकिन एक बात साफ है, इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए। लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति, ये सबसे ऊपर है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी भरोसे और सम्मान को सुनिश्चित करता है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी राजनीतिक रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होती। उसका असली मकसद होता है शासन करना, और शासन का मतलब होता है लोगों के उन मुद्दों को हल करना जो सच में मायने रखते हैं। और लोगों के लिए क्या मायने रखता है, ये टेबल हमें साफ साफ बताती है। नौकरी और बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता, उसके बाद खेतीबाड़ी और मजदूरी के मुद्दे, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें, और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी भी रणनीति की असली परीक्षा ये ली है कि वो इन सवालों के जवाब दे पाती है या नहीं। तो असली बात ये है कि चुनावी इंजीनियरिंग अपने आप में मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। असली मंजिल है प्रभावी शासन और जनसेवा। जीत का असली मतलब तभी है जब वो लोगों की जिंदगी में कोई बेहतर, कोई सकारात्मक बदलाव ला सके। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि क्या डेटा और जमीनी हकीकत पर टिका हुआ ऐसा कोई विस्तृत ब्लूप्रिंट सच में सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि बेहतर शासन के लिए एक असली जनादेश में बदल सकता है? इसका जवाब शायद भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा।